नमस्कार, मैं अनुज सिंह विद्रोही और आज के टॉक शो में हमारे साथ हैं माननीय लोचन राम निषाद जी, जो सामाजिक न्याय के लिए, पीडीए के लिए और समाजवादी विचारधारा, बहुजन विचारधारा, मंडलवादी विचारधारा के लिए लगातार काम कर रहे हैं। तमाम तरह के विवादित बयानों में, चर्चा में भी रहते हैं। विवादित बयान तो मैं तो नहीं कहूँगा, लेकिन जो एक मीडिया, जो गोदी मीडिया का नैरेटिव है कि जब भी कोई पिछड़ा, वंचित, तार्किक बात करता है तो उसको विवादित बोल दिया जाता है ना। अगर हम बात करें तो तार्किक बयानों को लेकर के विवादों में रहते हैं और इसी को लेकर के हम बात करेंगे और समझेंगे कि पूरा आखिर सोशल जस्टिस का जो मूवमेंट है वो कैसे ग्रो किया है और जो डैमेज हुआ है वो किस वजह से डैमेज हुआ है, आज किस स्टेज पे है और जो लोग फाइट कर रहे हैं ग्राउंड पे उनकी स्थिति क्या है। तो शुरू करते हैं। नमस्कार काका, जय धन्यवाद। सबसे पहला हमारा सवाल ये है कि आपकी उम्र जो है वो दौर की है जब आज की उम्र में जब मैं हूँ तो उस समय आपकी ये उम्र होगी जब मंडल कमीशन आया था। तो वहाँ से हम शुरू करेंगे कि जब मंडल कमीशन की घोषणा हुई तो उस समय वंचितों की तरफ से क्या क्रिया हुई और उस वर्ग की तरफ से जिसने हजारों वर्ष से एक तरफा कब्जा रखा और उसको जब लगा कि ये तो मतलब छीना जा रहा है, चूँकि ये छीनना नहीं था, वंचितों का जो वाजिब हक है उसको देने की बात थी, तो उसकी प्रतिक्रिया क्या थी और किस तरीके से विरोध हुआ? देखिए, 90 के दशक में जब मंडल आंदोलन चला, मैं उस समय जो है कि स्नातक का स्टूडेंट था, काशी विद्यापीठ विश्वविद्यालय से, और उस शख्सियत के नेतृत्व में मैं काम कर रहा था जो उत्तर प्रदेश के अपने पिछड़ा वर्ग के जो है विश्वविद्यालय छात्र संघ के पहले अध्यक्ष हुए थे, डॉक्टर उमाशंकर सिंह यादव जी। वो हमारे गुरु थे और उनके मार्गदर्शन में हमने जो ककहरा होता है समाज का, राजनीति का, मैंने सीखा। जब बीपी सिंह जी वित्त मंत्री थे, रक्षा मंत्री थे केंद्र सरकार में, राजीव गांधी जी देश के प्रधानमंत्री थे और बोफोर्स घोटाले का मुद्दा को लेकर के जब उन्होंने जो है मंत्री पद से इस्तीफा दे करके बाहर आए और राष्ट्रीय मोर्चा का गठन किए, तो वहीं जिनको सवर्ण समाज कहा जाता है उन लोगों ने बड़ा जोर शोर से एक नारा दिया था कि राजा नहीं फकीर है, देश की तकदीर है। जब दिसंबर 1989 में जब बीपी सिंह जनता दल की सरकार बनी, राष्ट्रीय मोर्चा वाम मोर्चा की सरकार बनी और बीपी सिंह देश के प्रधानमंत्री बने और पहला उन्होंने संकल्प लिया था कि जब कभी हमारी सरकार बनेगी, जनता दल की सरकार बनेगी, तो मंडल कमीशन की पहली सिफारिश को मैं लागू करने का काम करूंगा। सरकार बन गई और हमारे नेता जो उस समय थे, सामाजिक न्याय के महान योद्धा जो आज अभी भी हम लोगों के बीच में हैं, गुदड़ी के लालू प्रसाद यादव जी, शरद पवार जी और नेताजी हम लोगों के बीच में नहीं है, रामविलास पासवान जी हम लोगों के बीच में नहीं है। इन नेताओं ने कहा कि जो हम लोगों ने चुनाव घोषणा पत्र में मंडल कमीशन की सिफारिश को लागू करने का संकल्प लिए थे, अब इस संकल्प को जो है कि पूरा करने का और मंडल कमीशन की सिफारिश को लागू करने का अवसर है। और बीपी सिंह जी ने तमाम तरह की, भाई उन पर टिप्पणी भी किया जाता है, जो समालोचना की जाती है, मैं उस बात को नहीं, क्योंकि बीपी सिंह के मैं बड़ा करीब में भी रहा हूँ। बीपी सिंह के अंदर उस समय राजर्षि का और कहिए गौतम बुद्ध की जो भूमिका थी सामाजिक न्याय के प्रति, हमारे नेताओं के प्रेरणा से उनमें जागृत हुई, उद्भूत हुई और बीपी सिंह जी ने 7 अगस्त 1990 को संकल्प लिया सदन के अंदर कि मैं मंडल कमीशन की सिफारिश को लागू करूंगा। उसमें जाट बिरादरी के नेता थे, एक फतेहपुर सिकरी से, शायद अजय सिंह नाम था उनका, वो भी मंत्रिमंडल में थे। उन्होंने विरोध किया कि ऐसा नहीं होना चाहिए और जाटों को अगर इसमें शामिल किया जाता है तब तो ठीक है, लेकिन मंडल कमीशन की जो सिफारिश थी, बीपी मंडल जी ने जो सिफारिश किया था, अनुशंसा किया था और सामाजिक और शैक्षणिक रूप से जो मानक है संविधान के अनुच्छेद संख्या 15(4) का, 16(4) का, उस दायरे में जो है कि हमारी जाट बिरादरी नहीं आती थी। लेकिन बीपी सिंह ने कहा कि मंडल कमीशन को मैं लागू करके ही रहूंगा, भले ही मेरी सरकार चली जाए। और 13 अगस्त 1990 को मंडल कमीशन की सिफारिश को लागू कर दिया गया। खड़बड़ाहट मची। भारतीय जनता पार्टी के भी जो राष्ट्रीय मोर्चा बना था, गठबंधन था,
और 86 सांसद जो है भारतीय जनता पार्टी के बने थे। भारतीय जनता पार्टी सीधे मधुमक्खी के छत्ते में हाथ डालना उचित नहीं समझा। उसने सोमनाथ मंदिर से आडवाणी को आगे करके राम रथ यात्रा पर सवार कर दिया, कमंडल थमा करके। और यही जो अपने को पिछड़ी जाति का कभी बताते हैं, कभी अति पिछड़ी जाति का बताते हैं, कभी गरीब माँ का बेटा बताते हैं, नरेंद्र मोदी जी जो है हनुमान बन करके जो है उस रथ की अगवानी करने का काम किया। आडवाणी के हनुमान बने। आगे आए मध्य प्रदेश में हमारे ही समाज के बाबूलाल गौर जी, उमा भारती जी, यादव बिरादरी और लोधी निषाद बिरादरी के, इन लोगों ने जो है कि हनुमान बन के रथ को आगे बढ़ाने का काम किया। और यहाँ पर उत्तर प्रदेश का आप देखिए कि उस समय एक बजरंग बली के नाम से जाने जाते थे, बजरंगी कहे जाते थे, आज बिल्कुल नेपथ्य में चले गए हैं। विनय कटियार जी कुर्मी बिरादरी के हैं। इन लोगों को यह नहीं था कि मंडल कमीशन किसके लिए है, वर्गीय चिंतन नहीं था, एक सोच नहीं था। कल्याण सिंह जी हो, चाहे विनय कटियार हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी के तमाम ओबीसी के लीडरान हो, इन लोगों ने मंडल कमीशन का परोक्ष रूप से विरोध करने का काम किया। मैं एक घटना बता दूं, मेरे बगल में एक तिराहा पड़ता है, बाजार है चौचकपुर, और वहां पर तिराहे पर बस रोको आंदोलन समन समाज के लोगों ने किया। केवल 10 लोग कुर्ता उर्ता खूब जाकिर झाड़ करके जाकर के वहां पर चले खड़ा हो गए। और हमारी बिरादरी के लोग, निषाद बिरादरी के लोग, कुम्हार, प्रजापति, विश्वकर्मा, प्रजापति, यहाँ तक कि कुछ यादव लोग भी उसमें रहे, चक्का जाम किए और नारा लग रहा था, बीपी मंडल मुर्दाबाद, मंडल कमीशन मुर्दाबाद, शरद यादव मुर्दाबाद, लालू प्रसाद, मुलायम सिंह यादव मुर्दाबाद, इस तरह के नारे लग रहे थे वहां पर। और हमारे लोग नारे के साझीदार बन रहे थे। तो वहां पर धोबी बिरादरी के एक यशो थे, उन्होंने सबका नाम और पता नोट किया और उन्होंने कहा, वह शब्द मैं नहीं कह सकता चैनल के सामने, गाली देते हुए कि अरे बेवकूफ हो, किसी की सरकार तुम्ही लोगों को न्याय देने के लिए, तुम्ही लोगों के बच्चों का भविष्य संवारने के लिए इतना बड़ा कदम उठाई है, उसकी सरकार अब गई तब गई और तुम लोग मंडल कमीशन का विरोध कर रहे हो। 2-2 लाठियां चला देने का काम किए। वह दौर में देखा, तब नारा बदल गया था। मैं बनारस में बीए सेकेंड ईयर का स्टूडेंट था और मैं शोध छात्रावास में रहता था, डॉक्टर उमाशंकर सिंह यादव जी के साथ, इंद्रजीत सिंह यादव के साथ। और हम लोगों को हिदायत दी गई कि हॉस्टल से बाहर मत जाना, नहीं तो आग लगा के जला देंगे, सब कहेंगे कि यार मंडल कमीशन के विरोध में आत्मदाह कर लिया। ये हुआ भी था, हुआ, तमाम लोगों को ऐसा हुआ। वहां पर मैं देखा कि जो लोग नारा दिए थे 89 में, 88 में, राजा नहीं फकीर है, देश की तकदीर है, नारा बदल गया। राजा नहीं रंक है, देश का कलंक है, मान सिंह की औलाद है। और गाय के ऊपर, भैंस के ऊपर, सांड के ऊपर, कुत्ता के ऊपर, गधा के ऊपर, सुअर के ऊपर पट्टी निकलवा के कंप्यूटर से मुलायम सिंह यादव मुर्दाबाद, मंडल कमीशन मुर्दाबाद, शरद यादव मुर्दाबाद, बीपी सिंह, रामविलास पासवान मुर्दाबाद। पिछड़ी जातियों का जो हमारे सामाजिक न्याय की लड़ाई हमारे महान योद्धा लड़ रहे थे, उनके मुर्दाबाद के नारे लग रहे थे। उस समय हमने ये सुना कि जो जानवर होते थे, मवेशी जो हम लोग पालते हैं, उनको भी मारा गया, प्रताड़ित किया गया। मारा गया। जब भैंस को जब परवा पैदा हो जाता था तो कहते थे कि मुलायम सिंह यादव पैदा हुआ है। यह मैं दौर देखा अपने बगल के गांव में, हमारा बगल में गांव है, चारीपुर गांव है, बगल में हमारे जो है ठाकुरों के जो छोटे छोटे पूर्वे हैं, जब उनके यहाँ भैंस बच्चा देती थी तो कहे मुलायम सिंह यादव पैदा हो गया है। ये वह दौर था, हम लोगों ने देखा कितनी विभत्स स्थिति। लेकिन आज मंडल का पार्ट 2 चल रहा है। ये जब समाजवादी पार्टी का पीडीएफ फार्मूला बना, ये कह लीजिए मंडल पार्ट 2 है। और ये भारतीय जनता पार्टी आरएसएस के इशारे पर एक नया रास्ता चुन ली है। और आप भी गाए बगाए इस संवेदनशील मुद्दों को उठाते हो आप हो, तो हमें लगता है कि पूरब से मैं आवाज उठा रहा हूं, तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश से कोई हमारा अनिरुद्ध सिंह है, विद्रोही भी आवाज को उठाने वाला है। हम लोग सबसे कहते हैं, याद हिंदू मुसलमान की बात कही जा रही है, मस्जिदों और मज़ारों के नीचे जो है मंदिर को खोजा जा रहा है। भाई हम भी तो कहते हैं कि उसके मंदिर के नीचे भी खंगालोगे तो गौतम बुद्ध मिलेंगे, गौतम बुद्ध के नीचे खंगालोगे तो भारत की जीडीपी मिलेगी, स्वर्ण युग का इतिहास मिलेगा। यह मंदिर मस्जिद का मुद्दा उभार करके जो ओबीसी एससी के जो संवैधानिक अधिकार मिले हैं, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के संविधान के अनुच्छेद संख्या 15(4), 16(4) के तहत उन मुद्दों को कुंद करने का काम किया जा रहा है। अभी हमारे लोग यही नहीं जानते, एमपी एमएलए बन गए हैं,
एमएलसी और राज्यसभा में चले गए हैं। अच्छा। हमारे ओबीसी के लोग, मैं बता दूं कि ये नहीं जानते कि व्हाट इज द मीन्स ऑफ लेटरल एंट्री, चोर दरवाजा। हमारे गाजीपुर के बलिया के भाषा में कह लीजिए चोर दरवाजा, और शाब्दिक अर्थों में कह लीजिए तो पार्श्व भर्ती, यानी पीछे के दरवाजा से किसी को बैठा देना कुर्सी पर। कॉलेजियम है क्या? हम कहते हैं जूनियर जुडिशरी में, सीनियर जुडिशरी में त्रिस्तरीय प्रतियोगी परीक्षा होती है, प्री टेस्ट, मेन टेस्ट, इंटरव्यू, तब जाकर के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट बन पाता है, लोअर कोर्ट में जो है कि जज बन पाता है, और जो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट का जो जज बनता है कॉलेजियम से बना दिया जाता है। भाई भतीजावाद, परिवारवाद, तुच्छ जातिवाद, सवर्णवाद को बढ़ावा दिया जा रहा है। तो हमारे लोग इसको नहीं जानते। जब हम जैसे लोग जाति जनगणना की बात करते हैं तो हमारे लोग जो भारतीय जनता पार्टी में जुड़े हैं कहते हैं जातिगत जनगणना कराने से जो है सामाजिक विवाद बढ़ेगा, जाति टकराव बढ़ेगा। अरे भाई, हम तो चाहते हैं कि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए ना, कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी होनी चाहिए। मैं किसी का नहीं, हम तो कहते हैं कि 15% सवर्णों की आबादी है और हमारी सरकार बनेगी तो मैं कह दूंगा कि सवर्ण भाइयों को जो है 20% आरक्षण दे दिया जाए, वो तो बेईमानी 25 दे दिया जाए। आबादी है वही तो मिलना चाहिए। होता है ये, लेकिन हम लोग दयालु है ना। नहीं, आप दयालु, हम तो दयालु नहीं है। हाँ, हम तो विरोध करेंगे। वही सा हो भाई, किसी बाप के 4 बेटे हैं, चाहे वो मैनपुरी का रहने वाला हो चाहे गाजीपुर का रहने वाला, अगर एक पिता की 4 संतानें हैं और पिता के पास 4 बीघा जमीन है तो एक बीघा का हिस्सा बनता है। ये क्या है? ये सामाजिक न्याय है। और कोई भाई लौटर राम निषाद जैसा, अनिरुद्ध सिंह विद्रोही जैसा कहेगा 4 बीघा जमीन है, 3 बीघा मैं लूंगा, 3 भाइयों में 1 बीघा देगा, तो भाई और भाई में लठबाजी होगी, लाठी चलेगी, केस मुकदमा चलेगा। इसलिए हम लोग नहीं चाहते कि सामाजिक टकराव हो। हमारी अगर ओबीसी की संख्या मंडल कमीशन के तहत 52.10% थी, बाद में जाट को उसमें जोड़ दिया गया, कलवार को जोड़ दिया गया। उत्तर प्रदेश में केंद्रीय स्तर पर जाएंगे तो कोरचा है, कुरबा है, लिंगायत है, बुक्का लिगा है, इस तरह की जातियों को जोड़ दिया गया। मंडल के पहले और मंडल के बाद के भारत को आप कैसे देखते हैं? क्या परिवर्तन हुआ ओबीसी के अंदर? देखिए, मुझे पहली खुशी मिली कि आज हमें कभी कभी कष्ट होता है, इसलिए मैं कभी कभी कुरेद देता हूँ कि काश साहू जी महाराज के वंशजों में उनका डीएनए जागृत हो जाता तो आज शायद हम लोग स्वर्ण काल की ओर बढ़ते हुए दिखाई देते। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि साहू जी के ही वंशज बैसाखी दे करके मंडल विरोधी, सामाजिक न्याय विरोधी, मनुस्मृति समर्थक और गुरु गोलवलकर की ओबीसी SC ST विरोधी नीतियों से भरी पड़ी 2 किताबें अगर नहीं पढ़े तो पढ़ लीजिएगा, बंच ऑफ थॉट्स और वी आर आवर नेशन वुड डिफाइन, जिसको गुरु गोलवलकर ने लिखा। पढ़िएगा क्या लिखा है। ओबीसी SC ST को गुलाम बना के कैसे रखना है, कैसे इनको बंधुआ मजदूर बना करके जानवरों की तरह रखना है, यह सारी नीतियां जो है कि उसमें दी गई हैं। और यही आज के दौर में हो रहा। हम कहते हैं कि बताइए कि चंद्रबाबू नायडू, एकनाथ शिंदे जी, नीतीश कुमार जी, एकलौती सांसद वाली अनुप्रिया पटेल जी, ये साहू जी का वंशज लोग हैं। लेकिन आज मुझे बड़ा कष्ट होता है कि आज हमारी सामाजिक न्याय की धार तेज जो होनी चाहिए, अगर मुर्दहिया हुई है तो कहीं न कहीं हमारे कुर्मी पटेल भाइयों का योगदान इसमें है कि वह भारतीय जनता पार्टी की नैया के खेवनहार बने हैं। वह समझ नहीं रहे हैं। आज यादव समाज को खलनायक बनाया जाता है। अभी बातें आप सुनते होंगे, सारी नौकरियां यादवों ने ले लिया। कभी कभी मैं भी भाग गया था, लेकिन मैं जमीनी हकीकत को तलाशा। मैं प्रैक्टिकली, थ्योरेटिकल नहीं बात करता हूं, मैं प्रैक्टिकली बात करता हूं। अभी सामाजिक न्याय समिति 2001 में राजनाथ सिंह जी ने बनवाया था। सामाजिक न्याय समिति राघवेंद्र कुमार की अध्यक्षता में जो है 2017 में योगी आदित्यनाथ ने बनवाया था। 18 में रिपोर्ट आई, जिस यादव को हम लोगों ने खलनायक मान लिया कि सारा हक हिस्सा ओबीसी का यादवों ने लूट लिया। यादव दूसरे नंबर पर क्लास 1 में, कुर्मी नंबर 1 पर। और कुर्मी कहता है भाई कुल बतिया तो ठीक है, लेकिन यादव का नेतृत्व हम नहीं स्वीकार करेंगे, हमारा मुख्यमंत्री बना दे तो विचार किया जा सकता है। अरे मुख्यमंत्री लौटर राम निषाद बन जाए चाहे तो कोई जरूरी है? हमारा काम होना चाहिए ना, हमारा वर्गीय हित सदना चाहिए कि कुर्मी का बेटा मुख्यमंत्री बनेगा तब सामाजिक न्याय है, निषाद और लोधी किसान का बेटा बनेगा तब सामाजिक न्याय है। लेकिन यह हमारी मानसिक तुच्छता की निशानी है। ये आरएसएस ने जिस तरह का ब्रेन वॉश किया है ना, हमारे लोगों को गुमराह किया। एक खबर एक चली 86 में 56 यादव एसडीएम हो गया, भूचाल खड़ा हो गया उत्तर प्रदेश में, पूरा देश में हंगामा कि अनिल यादव, आप बताओ, आप तो जानते होंगे डॉक्टर अनिल यादव को, क्या मैं नहीं जानता हूँ। आगरा डिग्री कॉलेज में
वह बताओ, मैथ के साथ टीचर हैं। अभी इधर कुछ सवर्ण भाई हमारे मनुपुत्रों ने कहा कि वो गाय भैंस चराने वाला था, 8 तक भी नहीं पढ़ा था। इस तरह का हमारे लोगों पर आक्षेप लगाया जाता है। कभी 86 पद 1952 में लोक सेवा आयोग का गठन हुआ और आज की डेट तक कभी 86 पद जब विज्ञापित ही नहीं हुआ एसडीएम का, तो 86 में 56 यादव एसडीएम कहां से हो गया भाई। इसीलिए मैं कहता हूं कि गाजीपुर, बलिया, गोरखपुर, देवरिया और कुशीनगर में और सुल्तानपुर के लोग कहते हैं कि कौवा तेरा कान लेके चला गया, तो हमारे लोग अपने कान को नहीं टटोलते हैं कि मेरा कान है कि नहीं, वो पेड़ की डालों पर देखते हैं कि कौवा मेरा कान कहाँ लेके चला गया। अच्छा, 30 में 5 यादव एसडीएम हुए थे, लेकिन पूरे प्रफुल्ल वाजपेयी ने आज तक पर 1 घंटे का दस्तक नाम से प्रोग्राम चलाया यादव समाज को खलनायक बनाने के लिए। लेकिन उस पर समाजवादी पार्टी ने कोई केस तो किया नहीं, काउंटर कोई नहीं दिया, करना चाहिए था। ये दुर्भाग्य हमारा है, ये दुर्भाग्य हमारा है। हमारी सरकार थी और 14 अगस्त 2013 को परिणाम आया था लोकसभा आयोग का। दैनिक जागरण ने अखिलेश जी को लिखा कि टोटी चोर लिख दिया। अरे भाई, दैनिक जागरण को मलाई खिलाई। किसी अखिलेश जी ने भी तो सत्ता में रहते हुए किसी दलित, पिछड़े या माइनॉरिटी के पत्रकार को, रिपोर्टर्स को या मीडिया हाउस को सपोर्ट नहीं किया, तो इसके पीछे गलती किसकी है? उन्हें जो मौका मिलेगा वो करेंगे। समय काल परिस्थितियों के अनुसार हम कहते हैं जोगेश्वर श्री कृष्ण को माखन चोर बेईमानों ने बना दिया। पूरे मथुरा में, वृंदावन में उनके घर के गायों के दूध और दही, माठे, छाछे बांटे जाते थे और जोगेश्वर श्री कृष्ण को इन बेईमानों ने, मनुपुत्रों ने माखन चोर कर दिया। अच्छा। भाई, एक मेरी दावादारी है, देखिए, ये जो लोग मथुरा की अयोध्या तो जीत ली, अब मथुरा की बारी है। मथुरा का मठाधीश कौन, किसको बनाया जाना चाहिए? हम तो कहते हैं वहाँ यादव पंडा पुजारी हो, वहाँ का मठाधीश यादव हो, मैं भी उस आंदोलन का हिस्सेदार बनूंगा। लेकिन मरेगा यादव, लड़ेगा यादव और मलाई खा के टुंडा होगा जो है कि वो मनुपुत्र होगा, जो हमारे आरक्षण का विरोध करता है, जातिगत जनगणना का विरोध करता है, हमारे सम्मान का विरोध करता है, हमारे प्रतिनिधित्व का विरोध करता है। तो वसीयत हमारी है। एक सवाल आया, जैसे जब लोकसभा चुनाव था तो इंडिया अलायंस ने, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस, जो भी अलायंस के दल थे, जाति जनगणना पे बहुत शोर किया। जाति जनगणना के मुद्दे से वोट भी लिया गया, पीडीए की बात भी की गई, आज भी होती है, लेकिन कभी भी इस मसले पर काम नहीं मुझे दिखता है। ग्राउंड पर उस लेवल पर कि काम हो, पीडीए को और उसके अधिकार के प्रति जागरूक करना, मंडल के प्रति जागरूक करना, जाति जनगणना के फ़ायदे या नुकसान बताना, क्या लाभ है। क्योंकि होता क्या है कि एक स्टेटमेंट जब कोई देता है और जब पब्लिक में जाता है तो पब्लिक उसकी तरफ तभी इंटरेस्ट लेती है जब उसका लाभ और हानि दोनों पक्ष उसको पता होता है। तो उसको लेकर के पार्टी या विपक्ष, समाजवादी पार्टी या इंडिया अलायंस का क्या काम अभी चल रहा है, कैसे ये लोग काम करेंगे? क्या अभी केवल पीडीए और ये केवल मीडिया और सभा सेमिनार तक सीमित रहेगा या गांव में भी जाएगा? देखिए, लोकसभा चुनाव का जब परिणाम आया, मैं सच्चाई भी बता दूं कि हमारा जो लक्ष्य था कि हम 7 सीट जीतेंगे, ग्राउंड रिपोर्ट मेरी थी। मैंने ये जिला नहीं, 34 लोकसभा क्षेत्र, चाहे मैनपुरी हो, इटावा हो, फर्रुखाबाद हो, चाहे बदायूं हो, लखीमपुर खीरी हो, चाहे वो होते हुए चाहे कानपुर देहात हो, औरैया हो, इटावा हो, चाहे गाजीपुर, बलिया, इधर का हो, मैं 34 लोकसभाओं को प्रेजेंट किया था। मैं 22 जनवरी से लेकर लगातार जो है पीडीए, जन पंचायत, जन चौपाल, संविधान बचाओ, लोकतंत्र बचाओ, सामाजिक न्याय सम्मेलन करता था और परिणाम उभर के आया। भारतीय जनता पार्टी सपने में भी नहीं सोची थी कि इंडिया गठबंधन 43 सीट जीत जाएगा। उत्तर प्रदेश में उसकी धार्मिक कार्यशाला चलती है ना, पहले गुजरात में उसकी कार्यशाला लगती थी, नागपुर में लगती थी, अब उत्तर प्रदेश में उसकी कार्यशाला लगती है। आरएसएस का जो है मंथन शिविर जो चलता है, लखनऊ में चलता है, अयोध्या में चलता है, बनारस में चलता है, मथुरा में चलता है। लेकिन परिणाम जो आया, फिर भी मैं संतुष्ट नहीं था। लास्ट में जब मीडिया कहती थी 4 सीट निकलेगी, 5 सीट निकलेगी, यही स्थान है, तो हमारे समाजवादी पार्टी के कुछ साथी कहते थे यार कि सपा परिवार के जो है 5 में 4 लोग जीत जाएंगे कि नहीं जीत जाएंगे। हमने कहा यार कि ये कैसी बात कर रहे हो? अरे 48 से 53 सीट हम जीतेंगे और सीटों का नाम गिन लो, सारी ये सीटें जीतेंगे हम। परिणाम लगभग वही आया। जो सीटें हराई गई मेरी जीत वाली काउंटिंग में थी। हमारी माननीय अध्यक्ष जी से हम लोगों की बात हुई कि जिस मुद्दे पर पीडीए के तहत हम लोगों ने जातिगत जनगणना को, समानुपातिक हिस्सेदारी को, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी के मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी को शिकस्त दिया है, धूल चटाया है और यह मुद्दा 2027 तक लगातार
चलते रहना चाहिए किसी न किसी रूप में। हमारे नेता की सहमति भी है और परिस्थितियां देखते होंगे कि लोकसभा चुनाव परिणाम आने के बाद किस तरह की परिस्थितियां भारतीय जनता पार्टी एक नया बवेला खड़ा करते जा रही है। अब जैसे मामला थोड़ा बीच में शिथिल हुआ, बीच में तो फैजाबाद का मुद्दा उभार करके डाइवर्ट करने का प्रयास किए, फिर इसके बाद आ गया आपका संभल का मुद्दा, संभल के बाद आ गया जो है कि अजमेर शरीफ का मुद्दा, फिर आ गया फतेहपुर के नूरी मस्जिद का मुद्दा। उसके बाद आप देख लीजिए कि अभी जौनपुर का पता लगा जामा मस्जिद है, उसका सर्वे करा रहे हैं। ये केवल हिंदू और मुसलमान करके जो है कि जनता को उलझाए रखना चाहते हैं। और अभी तो इधर हमारी मुलाकात माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से नहीं हुई, लेकिन वो समझ रहे हैं। और जो आप लोग सोचते हैं या हमारे लोग सोचते हैं, यह अखिलेश 2012 से 2017 वाले अखिलेश यादव नहीं है। आज जो अखिलेश यादव हैं वह साहू जी महाराज, बीपी मंडल, कर्पूरी ठाकुर, पेरियार के चाल और चरित्र के हो गए हैं। उन्हें पूरी तरह एहसास हो गया है कि कौन हमारा है और कौन बेगाना है, और हमको कैसे पहचान हो गई है। दोस्त और दुश्मन की पहचान हो गई। लेकिन देखिए, हम लोग समाजवाद की विचारधारा पर चलने वाले लोग हैं। हम किसी जाति को सीधे अलग करके नहीं चलेंगे, लेकिन राजनीति नहीं, वही संबंध, वही अगर हमारा है जो हमारे पिछड़ों के, दलितों के, वंचितों के, गरीब के, गुरबा के, किसान के, छात्र नौजवान के मान सम्मान और अधिकार की लड़ाई लड़ेगा, वह अगड़ा हमारा है। और जो मनुस्मृति के विधान का समर्थन करेगा, वह अगड़ा कुछ भी कर डाले, वह हमारा नहीं है। अच्छा, एक सवाल और है कि जैसे बीजेपी है, आरएसएस है, बीजेपी के तमाम संगठन या जो लोग काम कर रहे हैं बीजेपी के लिए या बीजेपी के विचार पर, बीजेपी उनको सपोर्ट करती है, मजबूती से उनको स्टैंड कराती है जहां आवश्यकता होती है। तो जो हमारे जो नेता हैं, आखिर उनको ऐसी क्या तकलीफ़ है कि वो ऐसे किसी भी व्यक्ति से सपोर्ट करना दूर है, उसको कभी मिलने के लिए भी नहीं बुलाते हैं, कभी उससे बात करना पसंद नहीं करते हैं। और इसका एक दुष्परिणाम ये है कि हमारे काम करने वाले जो लोग हैं ग्राउंड पर, चाहे जाति जनगणना का मसला हो, मैंने खुद मंडल यात्रा निकाली, मेरा तो किसी ने सपोर्ट नहीं किया, मैंने कहा भी, और लगभग 4 साल हमने गांव-गांव कार्यक्रम किया और उसका फल भी मिला। स्वीकार करें या न करें, पार्टी या अन्य जो भी अलायंस है, इंडिया अलायंस, वो अलग विषय, उनका मसला है। लेकिन ये सवाल मेरा नहीं है, तमाम लोग काम कर रहे हैं, क्या उनको सपोर्ट नहीं करना चाहिए? देखिए, जहाँ ये प्रश्न आप खड़ा किए हैं, बड़ा संवेदनशील ये मुद्दा है। मैं पहले बता दिया कि अखिलेश यादव जी जो है ना, पूरे परिमार्जित हो चुके हैं। आप बताइए कि अखिलेश यादव जी नेताजी के पुत्र हैं। नेताजी 3 बार प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे, और नेताजी को अगर मैं कहूँ कि अगर भगवान कोई है, वास्तव में जो भगवान की परिभाषा बताई जाती है, तो नेताजी किसी भगवान से कम नहीं थी। और मैं अखिलेश जी के कुछ कामों का मूल्यांकन अगर करता हूँ, तो अखिलेश यादव एक जाति के नेता नहीं रहे, इनको एक जाति तक बांधा गया। समाजवादी पार्टी को यादव और मुसलमान की पार्टी बताया गया, यही कहा जाता था यादव मुसलमानों की पार्टी है, यादव मुसलमानों की पार्टी है, एमवाई की पार्टी है। यही हाल राजद को कहा जाता है, एमवाई की पार्टी है। टिकट वितरण आपने देखा, यादव मुसलमान की अगर पार्टी रहती तो मुसलमान कितना लड़ा, लेकिन कभी यादव 5 लड़ा जो है आगे पीछे कर देते हैं। देखिए, परिस्थितियां ऐसी होती है। आप नेता की मजबूरियां भी समझिए, लौटन राम निषाद और विद्रोही की भी कुछ मजबूरियां हो सकती हैं, तो वो समझिए कि मेरे अंतर्मन में क्या है जी। हर जगह यही बात हो कि हम खुल करके बैटिंग करें, तो ये परिस्थितियां नहीं हमारी बनती है जी। परिस्थितियों को देख करके चलना है। हमें जब काम करने का अवसर आएगा, तब हमारे कार्य का मूल्यांकन करिएगा कि हमारी कथनी और करनी में, हमारे एजेंडे में और हमारे कार्य करने की शैली में क्या अंतर है। हम लोग ये नहीं, समाजवादी वो जो जातिवादी होता है, वह समाजवाद की बात अगर करता है तो बेईमानी कर रहा है, और जो कट्टर समाजवादी है वह समता, समानता, सामाजिक न्याय की विचारधारा को जाति, धर्म, वर्ग, संप्रदाय से ऊपर उठ करके करता है। अगर अखिलेश यादव जातिवादी होते, 5 यादव को टिकट मिला, यादव समाज ने धैर्य का परिचय दिया, संयम का परिचय दिया। 4 मुसलमान, 5 निषादों को मिला टिकट, और 6 जो है कि काची कुशवाहा सैनी वाली को मिला। 10 टिकट जो है कि कुर्मी बिरादरी को दिया गया, जो कुर्मी बिरादरी हमें जो है पानी पी पी के गाली देती है। लेकिन हम लोगों को लगा कि कुर्मी भी अब वो भारतीय जनता पार्टी से प्रताड़ित है, हमें इनको प्रतिनिधित्व देना चाहिए, और दिया गया। और समाजवादी पार्टी, बेनी बाबू बगल में बैठते थे। मैं बता दूं, नेताजी जब बैठते थे मंच पर, तो दाहिने तरफ बेनी बाबू बैठते थे, तो बाएं तरफ विधुना वाले धनीराम वर्मा जी बैठते थे। धनीराम वर्मा कौन है? निषाद लोधी, हमारे रिश्तेदार भी दूर से लगते हैं, बैठाते थे नेताजी।
सबको जोड़कर भगवती सिंह बैठते थे तो रमाशंकर कौशिक जी बैठते थे, जनेश्वर मिश्रा जी बैठते थे, मोहन सिंह भी बैठते थे। तो समाजवादी जो होता है सबको साथ करके चलने का काम करता है। हम लोग हकदार हैं, हकमार नहीं है। जिसका जो हक है भैया लो, लेकिन बेईमानी करोगे तो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। अगर भाई हो करके भी गलत करोगे तो हम तुम्हारा विरोध करेंगे। सोशल जस्टिस का जो मूवमेंट है, आज आप कहाँ पे इसको देखते हैं? पिछले 90 के दशक से आज ये कारवां कितना आगे बढ़ा है और कितनी और परिवर्तन की ज़रूरत है? किस दिशा में हमारे समाज के लोगों को कार्य करने की ज़रूरत है? जो या ब्राह्मणवाद है या सामाजिक न्याय का जो विचार है, बाबा साहब अम्बेडकर का विचार हो, मंडल का, कर्पूरी का, जगदेव प्रसाद कुशवाहा का जो विचार है, या संविधान का जो विचार है, मंडल का विचार है, उस विचार को हर एक पिछड़े दलित, आपकी पार्टी की भाषा में कहें तो पीडीए तक पहुंचाने के लिए जो कार्य करने की ज़रूरत है वो किस लेवल पे की जानी चाहिए? और पार्टियों का इसमें जो इस विचार की पार्टियां हैं उनका क्या रोल हो सकता है और वो क्या कर रही हैं या कर सकती हैं? आगे की उनकी थिंक क्या है, इस पर आप क्या सोचते हैं? देखिए, मैं बता दूं कि समाजवादी पार्टी की जब बुनियाद रची गई तो यही हुआ कि ये पिछड़ों की, दलितों की, वंचितों की, अकलियतों की यह पार्टी है, लेकिन उसमें भागीदारी सबकी थी। और निश्चित रूप से कह सकता हूँ कि समाजवादी पार्टी पिछड़ों, दलितों, वंचितों, अल्पसंख्यकों, किसानों, मजदूरों की पार्टी है। लेकिन इस चाल और चरित्र का जो है, जो पिछड़ों का हितचिंतक है, पिछड़ों के सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ने की मनसा रखता है, वह अगना भी हमारा है, उसको मैं दुत्कार नहीं सकता। और हमें तो गर्व है, नेताजी कोई बड़े जमींदार के घर में तो पैदा नहीं हुए थे। आपके दादाजी बहुत अच्छी तरह जानते होंगे, आपके पिताजी भी जानते होंगे कि नेताजी एक किसान परिवार में हरवाहा चरवाहा के घर में पैदा हुए थे। और नेताजी जब बैठते थे इस तरह से हम लोगों के साथ, तो अपना हाथ दिखाते थे, ए लौटन देखे तुम्हारा हाथ, तो ये देखिए हम लोग कुदाल फावड़ा चलाए ना, तो ये इस तरह हम लोगों का चिकना हो गया, आपका नहीं ऐसा होगा। हम लोग कुदाल फावड़ा चलाए, गाय भैंस चलाए, कुआं से पानी खींचकर पशुओं को पानी पिलाए हैं, तब हम लोगों के समय सबमर्सिबल नहीं था। नेताजी कहते देखो ये सड़ जाता था हम लोगों का पानी में, तो एक भंगरैया घास होती है उसको हम लोग भी पीस के लगाते थे, नेताजी कहते थे मैं भी लगाता था। तो नेता देखिए कहा जाता है, हम कहावत एक कहते हैं जो हमारे बाप दादा ने कहा कि दुखिया की गति दुखिया जाने, अकी दुखिया कमाई और जाके पाँव न फटे बेवाई, अशोक का जाने पीर पड़ाई। तो नेताजी एक हरवाहा चरवाहा अहिर के घर में पैदा थे, तो गरीबी को देखे थे, बदहाली को देखे थे, सामाजिक दंश को झेले थे। ये सारी परिस्थितियां जो सामंतवाद की, ब्राह्मणवाद और मनुवाद की थी, नेताजी उससे बचे थोड़े थे। नेताजी ने उससे संघर्ष किया। और नेताजी पहले व्यक्ति देश में पैदा हुए, देखन में छोटन लगे घाव करे गंभीर। मंडल कमीशन की का जो मुकदमा इंदिरा साहनी बनाम भारत सरकार का था, 16 नवंबर 1952 को जीत मिली। बाद में जब नरसिंह राव प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने कहा कि 10% गरीब सवर्णों को भी आरक्षण मिलना चाहिए। प्रसाद कमेटी उन्होंने बनाया और प्रसाद कमेटी को जो है सुप्रीम कोर्ट ने नकार दिया, कहा नहीं, सामाजिक भेदभाव जो है जातिगत आधार पर किया जाता है। यादव कितनों करोड़पति हो जाए लेकिन वह हीरे रहेगा, और ब्राह्मण कितनों सुदामा बन जाएगा तब वो कृष्ण जी से जा करके राजपाट छीन ले आएगा, जैसे कला करके वो छीन लेगा। अखिलेश यादव जी इसके सबसे सशक्त उदाहरण है कि जब 2017 में हमारे पिछड़ों ने गलती कर दिया, यादव जो हमारे बड़े भाई है, जो सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ा, और आज यादव नहीं रहता, मुझे गर्व का एहसास होता है कि लोहार, क्वार, सुनार, तेली, तमोली, बरई, बारी, चबार, पासी, धरकार, बसफोर हैं, तमाम दलित वंचित जातियां हैं जो आज सीना तान करके चलते हैं, जिनकी बहन बेटियां सुरक्षित महसूस करती हैं। यादवों की देन है। यादवों ने, सामंतों ने जब ज्यादती किया अति पिछड़ों दलितों की बहन बेटियों के साथ, यादव समाज जान की बाजी लगा करके गरीबों के, पिछड़ों के मान सम्मान और अधिकार की लड़ाई लड़ने का काम किया। नेताजी पहले व्यक्ति थे जो मंडल कमीशन की रिपोर्ट को लागू करके 27% देश में पहला नमूना था। और नेताजी यही नहीं कहे, नेताजी ने कहा कि जो समाज के सबसे निचले पादान का व्यक्ति है, संपूर्ण क्रांति आप सुने हैं ना जेपी नारायण जी का, क्या है उसका मतलब संपूर्ण, व्हाट इज द मीन्स ऑफ संपूर्ण क्रांति? जो समाज के निचले तबके का व्यक्ति है उसको बराबरी में बैठाना। और यह संपूर्ण क्रांति का जो मिशन था उसे परम पूज्य धरती पुत्र मुलायम सिंह यादव जी ने धरातल पर उतारने का काम किया।
उन्होंने 27% ओबीसी को, 21% एससी को, 2% एसटी को, 33% महिलाओं को, जो पंचायत राज अधिनियम 1994 के माध्यम से, नगर निकाय अधिनियम 1995 के माध्यम जो आरक्षण दिया, तो चमार का बेटा, लोहार कुहार सुनार तेली, लोधी किसान का बेटा, मलाह केवट काशी कहार गुड़िया का बेटा, मुसहर का, बंजारा का, नायक का बेटा, जो सपने में कभी नहीं सोचा था कि मैं गांव का प्रधान बनूंगा, चुनाव लड़ूंगा, नेताजी ने ऐतिहासिक परिवर्तन किया। हमारे यहाँ एशिया का सबसे बड़ा गांव गहमर है, उस गांव का प्रधान इस समय अति पिछड़ा का बेटा है, कनुआ का बेटा है। उससे पहले पान लगाने वाले बरई और चौरसिया का बेटा गांव का प्रधान बन गया। एक दूसरा गांव सबसे बड़ा हमारे यहाँ रेवतीपुर है, उस गांव का प्रधान नेताजी का निर्णय पंचायती राज अधिनियम में आरक्षण व्यवस्था की देन रही कि डोम का बेटा गांव का प्रधान बना, जो अंत्यज माना जाता है, जाति बहिष्कृत माना जाता है। डोम जानते हैं ना, जो नदी किनारे रहता है, कफन उठाने का काम करता है, मरे पशुओं को उठाने का काम करता है। डोम का बेटा, जहां 27-28 हजार आबादी है, डोम का बेटा प्रधान बन गया। इसके बाद खरवार का बेटा प्रधान बन गया। तो नेताजी ने इस तरह का काम किया। अच्छा, एक चीज आप सांसद विधायक अलग, असली परिवर्तन गांव से होता है, क्षेत्र से होता है। प्रमुख बन गया कोई, बस फोर का बेटा बन गया, लोधी का बेटा बन गया। आप बताओ कि मैनपुरी का नगर पालिका का चेयरमैन लोधी का बेटा होता कि नहीं? जबरदस्ती लोधी के बेटा के भारतीय जनता पार्टी वालों ने लाठी डंडा मार करके जबरदस्ती चुनाव हराने का काम किया। नेताजी ने अधिकार दिया, लेकिन जो बात आपने छेड़ा कि अभी हमारी लड़ाई अधूरी है और हमारा जो भीम वाहिनी बना है, हमारा जो है कि अल्पसंख्यक मोर्चा हो, चाहे जो है कि अनुसूचित जाति मोर्चा है, अनुसूचित जनजाति मोर्चा है, पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ है, इनकी विशेष जिम्मेदारी है। और जो चार यूथ फ्रंटल संगठन हमारे हैं कि गांव-गांव में जाकर के चौपाल लगा करके बूथ लेवल पर लोगों को जागरूक करने की जरूरत है। यह काम केवल अखिलेश यादव की जिम्मेदारी है, यह काम हम जैसे की भी जानकारी है या आवश्यक है। और मैं अपने नेतृत्व से आग्रह और निवेदन करूंगा आपके चैनल के माध्यम से कि जो ये संवेदनशील मुद्दा है, पीडीए हमारा मजबूत कैसे हो, धारदार कैसे हो, 27 की लड़ाई हमारी आसान कैसे हो, हमें कंटिन्यू मंडल कमीशन की 40 सिफारिशें थी, एक सिफारिश 2 सिफारिश लागू हुई, एक बीपी सिंह ने लागू किया, एक अर्जुन सिंह ने लागू किया, लेकिन अभी भी हायर एजुकेशन में हमारा प्रेजेंटेशन जितना होना चाहिए नहीं। आज हमारा बेटा प्रोफेसर बन सकता है, असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकता है, लेकिन ये फैसला दिया जा रहा है नॉट फाउंड सुटेबल। कहीं लेटरल एंट्री के माध्यम से, कहीं कॉलेजियम के माध्यम से, कहीं कहीं कहा जाता है कि पात्र उपलब्ध नहीं हो पाए। अभी पुलिस भर्ती का नमूना देख लेना आप कि सुदामा कोटा वाले यही कहते थे कि आरक्षण भीख है, बैसाखी है, आरक्षण से अयोग्य का चयन होता है। तो सुदामा कोटा वाले 187 पर पुलिस के सिपाही बन गए, 198.99% वाला हमारा ओबीसी पात्र है, 199 पाने वाला नहीं बना, हमारा बाहर हो गया। हमारे बेटे और बेटियां, यादव के बेटे, राजभर के बेटे, निषाद के बेटे, बिंद के बेटे, और कुशवाहा के बेटे, साक्य के बेटे, लोधी के बेटे, तमाम ऐसा 197-98 पाने वाला बाहर, और ब्राह्मण समाज का व्यक्ति 187 नंबर पा करके पुलिस की नौकरी पा गया। अच्छा, एक चीज़ और है, देखते होंगे आप कि इंडिया अलायंस के जो लीडर हैं, मुख्य लीडर राहुल गांधी सड़कों पर बहुत बात करते हैं जाति जनगणना, सामाजिक न्याय, वंचितों की हिस्सेदारी, लेकिन जब वो हाउस के अंदर होते हैं तो सिर्फ अडानी 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 चिल्लाते हैं। उनको चिंता इस बात की अडानी की तिजोरी में कितना पैसा है, लेकिन वो इस बात का जिक्र कभी नहीं करते कि आखिर जो गरीब है, कमज़ोर है, उसकी थाली में भोजन क्यों नहीं है। वो जाति जनगणना के इशू पर सदन में उस लहजे के साथ बात नहीं करते, वो पीडीए या पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक की हिस्सेदारी पर बात नहीं करते। लेकिन जब हाउस से बाहर होंगे, चूँकि जो हिस्सेदारी तय होनी है वो हाउस से होनी है, जो रिकॉर्ड बनना है वहाँ से बनना है, जो नियम बनना है वहाँ से बनना है। तो ये एक दोहरा मापदंड जो राहुल गांधी का है, क्या ये मिस्टर जो हमारे महात्मा गांधी थे, क्या ये महात्मा गांधी जैसा तो भैया नहीं। एक महात्मा गांधी ने बाजार की एक सभा में कहा था, सार्वजनिक राजनीतिक सभा में, कि मैं जो है अछूतों के साथ भोजन करने में व्यक्तिगत रूप से परहेज नहीं करता हूँ। लेकिन वहीं जब अपनी हरिजन यात्रा के दौरान एक दलित बस्ती में गए, वाल्मीकि बस्ती में गए, तो एक दलित ने उनको खाने के लिए अप्रोच किया, तो उन्होंने मना कर दिया, कहते हुए कि अगर आपको खाना खिलाने की इच्छा है मुझे, तो मेरे यहाँ आकर के बनाइए। दूसरा
दूसरे दलित ने जब उनको एक सूखी मेवा दी तो गांधी जी ने उस मेवा को अपनी बकरी को खिला दिया, ये कहते हुए कि ये मेवा मैं बकरी के दूध से खा लूँगा। मतलब बकरी जब दूध देगी, मैंने मेवा बकरी खिलाई हुई है, तो ये क्या दोहरा रवैया नहीं है? आप देखिए, ये परिस्थितियां आई आडवाणी की कई देश से, चाहे केनिया से मुद्दा उठा, चाहे अमेरिका से उठा मुद्दा, और आपको भी बखूबी मालूम है कि देश का सारा खजाना अडानी के यहाँ चला गया। बैंक 27,000 करोड़ रुपया उनका माफ करके फिर 35,000 करोड़ रुपया सेंक्शन हो जाता है। कोई यादव किसान, कोई निषाद, लोधी, कुर्मी, अगर 25,000 50,000 अगर कोऑपरेटिव बैंक का या साधन सहकारी समिति का अगर बकाया रह गया, समय पर किस्त नहीं दे पाया, आरसी जारी होती है और हवालात में बंद कर दिया जाता है, और फिर उसे लोन नहीं मिला जाता। कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस सरकार थी। आप पिछले जाइए, जब पिछली सदन की कार्रवाई चल रही थी, राहुल गांधी ने क्या कहा था कि 91 में कितने ओबीसी हैं, मीडिया में बात करते हुए कि इसमें कितने बताओ कि मीडिया वाले जो है कि भाई ओबीसी के हैं, तो एक कैमरा चलाने वाला कहा कि मैं यादव हूँ। राहुल ने कहा कि कैमरा तुम चलाते हो, कैमरा चलाने वाला पत्रकार नहीं होता है। और उसी समय कास्ट की बात उन्होंने किया, कास्ट एक्सरे होना चाहिए, और जिसके 50% का जो बाउंडिंग है रिजर्वेशन का, तो भैया तो 10% EWS दे दिए तो सीमा टूट गई। और अनुराग ठाकुर का बयान, उन्होंने कहा था कि जो जाति जनगणना की बात कर रहे हैं वो अपनी जाति बता दें कि उनकी जाति क्या है। अखिलेश यादव जी खड़ा हुए थे जी कि आप जातिवाद की बात करते हो और जाति जनगणना से घबराते हो, तुम्हें जाति पूछने का अधिकार किसने दिया है? अगर जाति पूछे हो तो जाति जनगणना कराओ। हम लोग चाहते हैं कि जातिगत जनगणना हो, दूध का दूध और पानी का पानी हो। और इस बार मुद्दा आ गया, अभी देखिए यही एयरपोर्ट आप चले जाइए, यादव समाज के लोग जिनके पास 2-2 4-4 बीघा की काश्त थी, जमीन थी, अडानी की सेना आकर के, CIS सब CRPF आकर के यादवों का खदेड़ा करने का काम किया, और कई 100 हेक्टेयर जमीन पर कब्जा अडानी का हो गया। जैसे ये दीवार खड़ी की गई है, इस तरह की बैरिकेडिंग करके यादव और लोधियों की जमीन पर कब्जा कर लिया गया। ये चल रहा है भारतीय जनता पार्टी की सरकार में। अभी तो सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा बढ़िया आईना दिखाया है कि कितने दिन ताली पिटवाओगे, ढोल नगाड़ा बजाओगे कि 81 करोड़ लोगों को हम राशन दे रहे हैं। अरे भाई ये बताओ कि 81 करोड़ लोगों को कब नौकरी दोगे? इसकी बात क्यों नहीं करते? तो यह सुप्रीम कोर्ट अगर यह बात करता है तो क्या अखिलेश यादव अछूता कर दोगे, बाहर कर देंगे? क्या लगता है आपको, जो 25 में जाति जनगणना की बात हो रही है, जाति जनगणना करवाएंगे, और जहाँ तक अगर नहीं करवा रहे हैं तो क्या कारण है इनको जाति जनगणना से इतना डर क्यों है? ये जानते हैं कि जब जातिगत जनगणना हो जाएगी और आ जाएगा कि बैकवर्ड के लोग 7% हैं, 25% SC ST के लोग हैं, तो अपने हिस्से की बात करेंगे और उनकी पोल पट्टी खुल जाएगी। जो हमारे वोट से सांसद और विधायक बन जाते हैं, यह उनकी दाल नहीं गलेगी, इसीलिए घबरा रहे। और जो 25 में जातिगत जनगणना की कौन बात बता दी आपको? जातिगत जनगणना नहीं हो रही, जनगणना हो रही है। वह हिंदू के नाम पर जनगणना करा लेंगे, मुस्लिम के नाम पर करा लेंगे, सिख ईसाई पारसी के नाम पर करा लेंगे। वो जातिगत जनगणना वो करेंगे, जातिगत जनगणना नहीं कराएंगे। अच्छा, हम जनगणना कराएंगे। जानवरों को तो गिन रहे हैं, अरे कछुआ की, घड़ियाल की, मगरमच्छ की, डॉल्फिन की, बंदर की, भालू की, चीता की गणना करा रहे हैं, ट्रांसजेंडर की करा रहे हैं। यही तो बड़ा आश्चर्य की बात है। एक तरफ जब आपको बता दूं कि जो अपने को अति पिछड़ी जाति का, गरीब माँ का बेटा बताते हैं, और मोदी जी ने तो अपनी माँ का जब सर नीचा कर दिया कि मैं उस माँ का बेटा हूँ जो माँ दूसरे के घर में चौका बर्तन करती थी, मैं तो गरीब माँ का बेटा हूँ, मैं तो ट्रेन की बोगियों में चाय बेचने का काम करता था। चला बड़नगर में 78 में जो है बताओ, रेलवे की लाइन आई, साप्ताहिक ट्रेन चलती थी, तो बड़नगर में चाय कहाँ बेच रहे थे? क्या 35 बरस से कटोरा लेके भीख मांग रहे थे? अरे हम लोग कटोरवा खोज रहे हैं कि जब उन्हें कटोरवा लेके भिखिया मांग रहे थे मोदी जी, वो कटोरा कहाँ गया? तो ये देखिए ध्यान हटाने का इनका है। आप बिहार की सरकार ने, तेजस्वी यादव, नीतीश कुमार ने उसमें साहसी काम किया। जो लोग कहते थे 12% मेरी आबादी है, कोई कहता था 9% आबादी है, और जब जनगणना रिपोर्ट आ गई तो कोई 2.66%, कोई 1.84%, कोई 1.01%, दूध का दूध और पानी का पानी हो गया। तो ये डर गए कि अब हमारी दाल नहीं गलेगी। आप 1927 में
ये धर्म की बात होती है ना, जो वैदिक धर्म सबसे पहले था, मुगलों के समय वैदिक धर्म, अंग्रेजों के समय में आर्य धर्म, फिर इसके बाद ये ब्राह्मण धर्म रहा है, मूल में ब्राह्मण रहा है। फिर 1917 में ब्राह्मण महासभा बनी, और जब देखे कि जब ब्रिटेन की सरकार ने वयस्क मताधिकार का निर्णय ले लिया है, तो इनको लगा कि जब लंदन, इंग्लैंड में और ब्रिटेन में जब है वयस्क मताधिकार का अधिकार मिल जाएगा, तो भारत तो उपनिवेश है, भारत में होगा। तो ये चर्च का 2022 में हिंदू महासभा बना लिए, और 1822 में हिंदू महासभा बनाए, 1825 में और 1925 में इन्होंने 1925 में नागपुर में विजयदशमी के दिन इन्होंने आरएसएस बनाया, और 2023 में क्या बन गया, सनातन बन गया, और 2030 में कुछ और बन जाएगा। ये कुल मिलाकर के हमको ये कहा जाए कि लोटरराम जातिवादी है, तो सच्चाई कहने में हिचक नहीं है। ये सब वैदिक हो, आर्य हो, सनातन हो, चाहे हिंदू हो, ये सारा का सारा मामला चित्पावन ब्राह्मण का है। यह सबके मूल में ब्राह्मण छिपा है। यह जानते हैं कि जब जातिगत जनगणना हो जाएगी, तो जो सबसे ज्यादा शासन सत्ता पर कब्जा जमाए हुए लोग हैं, उनकी पोल पट्टी खुल जाएगी। इसलिए जातिगत जनगणना से घबरा रहे हैं। कमेटी है जी, ओबीसी SC ST बहुजन कमेटी है, आखिरी सवाल है हमारा, तो इसको आप क्या कहना चाहेंगे अपने राइट्स को लेकर के? इसको किस दिशा में बढ़ना चाहिए, और मूवमेंट का इसका जो एंगल है, तरीका है, वो क्या होना चाहिए? मैं आपके चैनल के माध्यम से अपने पिछड़े, दलित, वंचित, अकलियत, पसमानदा समाज के लोगों से, जो कह लीजिए कि बहुजन वर्ग के लोग हैं, समाजवादी पार्टी के PDF फार्मूला के अंतर्गत आते हैं, मैं सभी से हाथ जोड़ करके निवेदन करूंगा कि भारतीय जनता पार्टी जो है पीछा छुड़ाने के लिए यह दावा कर रही है कि 2025 में हम जनगणना कराएंगे। हम सभी की मांग होनी चाहिए कि जातिगत जनगणना नहीं तो जनगणना नहीं, हम जनगणना से संतुष्ट नहीं हैं, जातिगत जनगणना होनी चाहिए। अगर जाति के आधार पर जनगणना कराना है, तब तो हम उसमें सहयोग करेंगे, नहीं तो हम जनगणना का विरोध करेंगे, बहिष्कार करेंगे, और सबको एकजुट होकर किसी दल में रहे जी। लेकिन जब हमारा वर्ग ही सुरक्षित नहीं रहेगा, तो हम नहीं सुरक्षित रहेंगे। और किसी, अगर बिल्डिंग सुरक्षित रहेगी तो बिल्डिंग का एक कमरा सुरक्षित रहेगा, तो एक कमरा की सुरक्षा की चिंता मत करो। पहली चिंता हमारी होनी चाहिए कि यह बिल्डिंग, यह इमारत कैसे सुरक्षित रहे, और यह इमारत तभी सुरक्षित रहेगी जब हमारी जातिगत जनगणना होगी, जनसंख्या अनुपात में हमारी भागीदारी होगी, हिस्सेदारी होगी, और बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के संविधान के अनुच्छेद संख्या 15(4), 16(4)(a) के तहत कार्यपालिका में ही नहीं, SC ST की तरह विधायिका में भी, और कार्यपालिका और विधायिका में ही नहीं, हमें न्यायपालिका में, लोअर न्यायालय में तो हमें मिल गया है, जूनियर और सीनियर में तो हमें है आरक्षण, महिलाओं को आरक्षण, SC ST को आरक्षण, OBC को आरक्षण, लेकिन हायर जुडिशरी में भी हमारा प्रतिनिधित्व होना चाहिए। और जो सरकारी मीडिया घराने हैं, उनमें भी PTI हो, UNI हो, भाषा हो, यूनिवार्ता हो, इसमें भी हमें जनसंख्या अनुपात में प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए। और ये जो जी न्यूज़ हैं, चाहे के न्यूज़ हैं, इस तरह के स्टार न्यूज़ हैं, ये चैनल जो हैं, ये तो पूंजीपतियों के हैं, सुभाष जैसे लोगों का है, अडानी और अंबानी जैसे लोगों का है, वहाँ तो हम नहीं। लेकिन जहाँ हमारा शेयर है, हमारा हिस्सा लगा है, हम टैक्स देते हैं, वहाँ भी हमें प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए। जो देखिए मंडल कमीशन ने बड़ा स्पष्ट कहा है, जो भी संस्थान सरकार से किसी भी तरीके की अनुदानित है, ठीक है, उसमें अब भारत में एक संस्थान आप बताइए जो अनुदानित ना हो। अगर 5 लाख का भी रकम लगाकर कोई फैक्ट्री डाली गई है, तो सरकार से उस पर लोन लिया गया है। तो इस हिसाब से हर एक प्राइवेट सेक्टर में मंडल कमीशन की रिकमेंडेशन लागू होती है। तो सीधा ये है कि प्राइवेट सेक्टर पूर्णतः वो प्रतिनिधित्व के दायरे के अंदर आता है, और जिसमें वंचितों को और SC ST और जो अकलियत समाज है, वंचित तबका पूरा ही, शोषित वंचित जो हमारा समाज है, और सबको प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए। ये हम लोगों की पूरी लड़ाई है, और इसी लड़ाई को लेकर के आज हमारी भेंट हुई लोटनराम निषाद काका जी से। ये काफ़ी लंबे समय से संघर्ष कर रहे हैं, तो हमने सोचा कि क्यों ना आज हम जो है एक इनके साथ डिस्कशन करके विचार जो है आपके साथ साझा किया जाए। तो उसी सिलसिले में आपके साथ ये टॉक शो हुआ और आपके विचारों को साझा किया गया।
आपका जो विचार है, जो प्रतिक्रिया है, वो आप कमेंट में दे सकते हैं, और अच्छा लगे तो शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि आगे भी जो भी वैचारिक लोग काम कर रहे हैं, क्योंकि मैं ना तो कोई पत्रकार हूँ प्रोफेशनल, ना ही कोई यूट्यूबर हूँ, मैं हूँ सड़क छाप ज़मीनी लड़ाका। तो जो लड़ने वाला बंदा है मैं उसी के साथ बात करता हूँ, बाकी हवा हवाई लोगों के साथ बात मैं करता नहीं हूँ। तो आप जुड़े रहिए और ऐसे लोग हम आपके सामने लाते रहेंगे जो रियल में काम कर रहे हैं, और हमने जो काम किए हैं वो आपको इसी यूट्यूब पे मिल जाएंगे, उनको भी आप देख सकते हैं। तो मिलते हैं फिर अगले एक और शानदार टॉक शो के साथ। धन्यवाद। जय मंडल, जय संविधान, जय विज्ञान।